कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब लगभग समस्त राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु एक वीर ऐसा भी था जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए समुद्र जैसे विशाल सेना से युद्ध लड़ा। सिंहासन खून से बनते थे और वीरता ही असली पहचान थी। और तभी इतिहास के पन्नों में जन्म लेते हैं दो महायोद्धा। ईसा से लगभग 2400 वर्ष पूर्व का समय पूरा विश्व साम्राज्यों के हवस में जल रहा था। युद्ध, सत्ता, लूट और विस्तार, हर ओर बस यही शब्द गूंजते थे। परंतु इन सब के बीच दो ऐसे महावीर इस धरती पर जन्म ले चुके थे जिनकी भिड़ंत केवल इतिहास नहीं बल्कि कालचक्र तक को झकझोर देने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, हिंदी टीवी में आपका स्वागत है, जहां हम आपको इतिहास की रोचक और अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। अगर आप इतिहास के अनसुने पहलुओं को जानना चाहते हैं तो आपके अपने हिंदी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। एक और था यूनान का चक्रवर्ती, आधी दुनिया को जीतकर अपने साम्राज्य का परचम लहराता हुआ सिकंदर, और दूसरी ओर भारत की मिट्टी से उपजा यदुवंशी अहीर क्षत्रिय, मां भारती का सच्चा सपूत, महान सम्राट पोरस। राजा पोरस का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व में हुआ था। वे यदुवंशी अहीर क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, एक गौरवशाली वंश जिसने सदियों से भारत की धरती पर धर्म, शौर्य और स्वाभिमान की परंपरा को जीवित रखा। पोरस न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकार, धर्मनिष्ठ राजा और जननायक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका साम्राज्य, पौरव साम्राज्य, उस समय उत्तर पश्चिम भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। यह साम्राज्य मुख्य रूप से झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला हुआ था, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यही वो भूमि थी जहां 326 ईसा पूर्व में इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक सिकंदर और पोरस का महासंग्राम घटित हुआ। मैसेडोनिया की धरती पर जब अंधकार छाया हुआ था, एक बालक ने अपनी मां से प्रश्न किया, क्या मैं सूर्य की तरह चमक सकता हूं? उसकी मां ओलंपियास ने उत्तर दिया, तू केवल सूर्य नहीं, एक दिन खुद देवताओं के सम्राटों से भी ऊपर उठेगा। वो बालक और कोई नहीं, सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। बचपन से ही उसे युद्ध, घुड़सवारी और शासन की कला में प्रशिक्षित किया गया। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु से उसे राजनीति, दर्शन, भूगोल और इतिहास की शिक्षा मिली। पर उसके भीतर जल रहा था केवल एक सपना, विश्व विजय का। वो सपना जिसने उसके हृदय में दया नहीं, केवल विजय की भूख छोड़ी। जब मात्र 20 वर्ष का था तो उसने अपने पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु के पश्चात मैसेडोनिया का साम्राज्य संभाला और एक के बाद एक यूनान, मिस्र, फारस, बाबुल, सीरिया जैसे शक्तिशाली राज्यों को घुटनों पर ला खड़ा किया। विश्व की लगभग आधी भूमि पर विजय पाने के बाद अब सिकंदर की आंखें एक नए स्वर्ग पर थी, भारत, जिसे उस समय सिंधु और गंगा के बीच फैले छोटे छोटे गणराज्यों, जनपदों और शक्तिशाली राजाओं का क्षेत्र माना जाता था। भारत उसके लिए केवल एक भूभाग नहीं था, वो एक ऐसी भूमि थी जिसकी सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी थी, जहां की रेत में धर्म था, जहां के सैनिकों की नसों में बलिदान था और जहां के राजा आत्मसम्मान को प्राणों से ऊपर रखते थे। सिकंदर के लिए यह नया युद्ध भूमि नहीं थी, यह एक चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती जो उसके साम्राज्य विस्तार के जुनून को या तो मुकाम तक पहुंचा देगी या वहीं अंत कर देगी। भारत की पवित्र धरती पर सिकंदर का पहला कदम गांधार में पड़ा, जिसका राजा अंबी था, तक्षशिला का शासक। जब अंबी को ज्ञात हुआ कि सिकंदर की सेना एक विशाल समुद्र की तरह उसकी ओर बढ़ रही है, जिसमें यूनानी, फारसी, मिस्री, मेडियन और अनेक जातियों के योद्धा सम्मिलित थे, तो उसके हृदय का साहस डगमगा गया। अंबी को ज्ञात था कि विरोध करने का मतलब होगा संपूर्ण राज्य का विनाश। अतः उसने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए सिकंदर के समक्ष घुटने टेक दिए। वो न केवल सिकंदर की अधीनता स्वीकार करता है बल्कि उसे 5000 सैनिक भी सहयोग में देता है। लेकिन सिकंदर जानता था यह भारत की शुरुआत है, असली युद्ध तो अभी बाकी है।
पौरव साम्राज्य भारत का वो उत्तर पश्चिमी राज्य जो झेलम नदी के पार बसा था। उसका राजा था परवश, जिसे इतिहास जानता है राजा पोरस के नाम से। 7 फुट 6 इंच की लंबाई, सिंह समान वाणी और शिव भक्त योद्धा जिसकी नसों में यदुवंशी रक्त बहता था। पोरस न किसी के आगे झुकता था, न किसी को अपने राज में घुसने देता था। जब सिकंदर ने उसे एक प्रस्ताव भेजा, मेरे अधीन आओ और शांतिपूर्वक शासन करो, नहीं तो तुम्हारा राज्य राख हो जाएगा, तो पोरस ने उत्तर में केवल 2 शब्द कहे, रणभूमि में मिलो। सिकंदर जानता था कि पौरव राज्य की सेना भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वह युद्ध कला और संकल्प में अद्वितीय थी। झेलम नदी पोरस और सिकंदर के बीच एक प्राकृतिक दीवार बन चुकी थी। पोरस की सेना नदी के दूसरे किनारे पर पहले से तैनात थी, पूर्व तैयारी के साथ। यदि सिकंदर सीधे आक्रमण करता तो नदी पार करते समय उसकी सेना भारी नुकसान उठाती। इसलिए सिकंदर ने चाल चली, वह अपने कुछ दस्ते नदी के किनारे भेजकर बार बार पोरस की सेना को भ्रमित करता रहा। रात को डुगडुगी बजती, सैनिक चिल्लाते और सुबह सब शांत। यह रणनीति कई दिनों तक चलती रही। रात्रि के अंधकार में 17 मील दूर एक संकरे स्थान पर सिकंदर की सेना झेलम नदी पार करने लगी। हजारों सैनिक, घोड़े और हथियार धीरे धीरे नदी पार करते गए और पोरस की सेना उस ओर भ्रमित होकर निश्चिंत बैठी रही। जब पोरस को सच्चाई का आभास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिकंदर ने आक्रमण कर दिया, वह भी रात के समय। तब जब पोरस की सेना विश्राम कर रही थी, भयंकर रक्तपात हुआ। उसने तुरंत अपने घुड़सवारों और हाथियों को एकत्रित किया। 130 हाथियों की सेना सिंह की गर्जना करती हुई युद्ध भूमि में उतरी। राजा पोरस स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध में उतरे और एक भाले से यूनानी सैनिकों की पंक्तियां चीरते चले गए। पोरस के भाई अमर सिंह ने सिकंदर से सीधा युद्ध किया। अमर सिंह ने इतने तेज और सटीक वार किए कि सिकंदर का घोड़ा कट गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। रक्त रंजित सिकंदर अपनी सेना की ओर घसीटता हुआ भाग निकला। उसकी आंखों में भय स्पष्ट था। युद्ध के दौरान अचानक आकाश से वर्षा होने लगी। झेलम की भूमि कीचड़ में बदल गई। हाथियों और रथों की गति मंद हो गई। यही वो क्षण था जिसका फायदा सिकंदर की सेना ने उठाया। पर तभी युद्ध भूमि में गूंज उठी एक असहनीय हुंकार, खोखर। खोखर वो योद्धा जिन्हें इतिहास ने कभी कागज पर ठीक से नहीं उतारा, लेकिन जिनकी तलवारों की धार से मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारी भी भय खाते थे। उन्होंने अचानक पीछे से हमला किया और एक बार फिर पोरस की सेना को बल मिला। सिकंदर की सेना फिर से पीछे हटने लगी। इस युद्ध ने न केवल सेनाओं को बल्कि पूरे भूगोल को हिला दिया था। लाखों सैनिकों की जान जा चुकी थी और अंत अब बहुत निकट था। सिकंदर को ज्ञात हो चुका था, यदि यह युद्ध अब भी चला तो उसका पूरा साम्राज्य यहीं समाप्त हो जाएगा। उसने पोरस से संधि प्रस्ताव भेजा। कहा, हमने दोनों ने बहुत खोया है। मैं तुमसे आगे बढ़ने की अनुमति चाहता हूं। बदले में मैं तुम्हें अपने जीते हुए प्रदेश भेंट करूंगा। पोरस ने अपने राज्य और प्रजा को और रक्त में नहीं डुबाना चाहा। उसने प्रस्ताव स्वीकार किया और सिकंदर को जीवन दान दे दिया। सिकंदर अब भी जिंदा था, लेकिन उसका स्वाभिमान, वो कहीं युद्ध भूमि की कीचड़ में गिर पड़ा था। पोरस आज भी अडिग खड़ा था, झुका नहीं था, डरा नहीं था। यही कारण था कि जब सिकंदर से पूछा गया, एक विजेता की तरह तुम पोरस के साथ कैसा व्यवहार करोगे,
तो सिकंदर ने उत्तर दिया, एक राजा की तरह। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, ये तो केवल शुरुआत थी उस युद्ध की जिसका सामना सिकंदर को आगे चलकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे योद्धाओं से करना था। अगले भाग में जानिए, क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त बदल देंगे सिकंदर का मुकद्दर? यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हिंदी टीवी के साथ।